इस कहानी की शुरुआत सुमन नाम की एक लड़की से होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि आज का दिन सुमन के लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि उसे पहली बार रेडियो पर गाने का मौका मिलने वाला था। अब यहाँ पर पूरा परिवार उसकी आवाज सुनने के लिए एक्साइटेड था। जिसके बाद यहाँ पर सुमन और साहिर रेडियो स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। अब इसके बाद घर पर सभी लोग रेडियो के सामने बैठकर सुमन के गाना सुनने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जब रेडियो पर किसी और सिंगर की आवाज उन्हें सुनाई देती है तो सबको लगता है कि शायद किसी वजह से सुमन का प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। अब इसके बाद उसके पिता जब उस रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सुमन और साहिल तो वहां पहुंच ही नहीं पाए। अब ये सुनते ही घर में अफरा तफरी मच जाती है, जिसके बाद हर जगह बच्चों को ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद कुछ ही देर में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और इस केस को इंस्पेक्टर जयप्रकाश को दे दिया जाता है। अब शुरुआत में पुलिस को लगता है कि बच्चे शायद कहीं भटक गए होंगे या फिर अपने किसी जान पहचान वालों के साथ में चले गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है पुलिस को एहसास होता है कि मामला नॉर्मल मिसिंग केस का बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर किडनैपर की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया था। अब इसके बाद धीरे धीरे पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि आर्मी ऑफिसर के दोनों बच्चे दिन दहाड़े गायब हो गए हैं। अब ये देखकर लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है और पुलिस पर काफी प्रेशर भी पड़ता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जयप्रकाश समझ जाता है कि ये केस जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में पता चलता है जो बच्चों को किडनैप करके दूसरे शहरों में बेचने का काम करते थे। इसी लीड के मिलते ही पुलिस जंगल और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर मौसम पुलिस का साथ नहीं देता है। तेज बारिश और खराब रास्तों की वजह से ऑपरेशन बार बार रुकता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जयप्रकाश हार नहीं मानता है और लगातार नए क्लूज को ढूंढने लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जंगल में एक भीड़ चाह रहे आदमी को दो बच्चों की लाशें नजर आती है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और जब पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचती है तो वो दोनों बच्चों की लाश देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये लाशें साहिल और सुमन की ही थी। अब ये सब देखकर जयप्रकाश काफी टूट जाता है। जिसके बाद इन दोनों बच्चों के माता पिता अरुण और मोना को अपने बच्चों की जब मौत के बारे में पता चलता है तो वो दोनों भी पूरी तरह से टूट जाते हैं और खूब रोने लगते हैं। अब यहाँ पर अब तक पुलिस उन्हें जिंदा ढूंढ रही थी, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन का मकसद कातिलों तक पहुँचने का था। और फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है, जिसमें फाइनली उन्हें जंगल के अंदर एक सुराग मिलता है जो की एक हरे रंग की कार होती है। अब इसके बाद यहाँ फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और कार की जाँच शुरू होती है। अब इसके बाद इनको कार के अंदर जो सबूत मिलते हैं वो इन सभी को हिलाकर रख देते हैं, क्योंकि इस कार के अंदर इन्हें बच्चों के खून के निशान और बालों के सैंपल्स मिलते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि सुमन और साहिल का किडनैपिंग इसी गाड़ी में हुई थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद पता चलती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब बच्चों को अपने किडनैपिंग का एहसास हुआ था तो उन्होंने हार नहीं मानी थी, बल्कि उन दोनों ने किडनैपर्स का पूरी हिम्मत से सामना किया था, जिसमें उनकी उनसे जोरदार लड़ाई हुई थी, जिसमें उन्होंने किडनैपर को काफी बुरी तरह से इंजर्ड भी किया था। लेकिन अंत में बच्चे उनसे मुकाबला नहीं कर पाए और उन दोनों कातिलों ने उन्हें तलवार से काट दिया। अब ये क्लू इंस्पेक्टर जयप्रकाश के लिए गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है, अगर क्रिमिनल इतने जख्मी थे तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कहीं न कहीं जाना जरूर पड़ा होगा। अब इतना सोचकर जयप्रकाश आसपास के हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू कर देता है, जिसमें काफी मेहनत के बाद उससे एक हॉस्पिटल में ऐसा रिकॉर्ड मिलता है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल देता है। दरअसल यहाँ पर यही हॉस्पिटल का डॉक्टर उसे बताता है कि एक्सीडेंट वाले दिन दो आदमी गंभीर चोटों के साथ इलाज करवाने उसके हॉस्पिटल में आए थे, जिसमें उन्होंने अपनी इंजरीज को एक्सीडेंट और मारपीट का नतीजा बताया था। लेकिन डॉक्टर को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। अब यहाँ पर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि उस वक्त एक कांस्टेबल ने मामले को सीरियस नहीं लिया था और सिर्फ उनका नाम और एड्रेस नोट करके उन्हें जाने दिया था। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर जयप्रकाश को समझ आ जाता है कि वो दोनों आदमी इस पूरे केस की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। अब यहीं पर इन्वेस्टिगेशन मिसिंग चिल्ड्रन केस से बढ़कर दो खतरनाक क्रिमिनल्स की तलाश में बदल चुकी थी। और जैसे जैसे जयप्रकाश उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है उनके सामने एक ऐसी डार्क क्रिमिनल स्टोरी खुलने लगती है जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। दरअसल हॉस्पिटल से मिले रिकॉर्ड्स के बाद इंस्पेक्टर जयप्रकाश उन दोनों गुनहगार की तलाश तेजी से शुरू कर देता है। अब इसके बाद कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर रेड करने के बाद आखिरकार पुलिस को एक नया क्लू मिल ही जाता है। उन्हें पता चलता है कि इन दोनों गुनहगार का कनेक्शन एक आदमी से है जिसका नाम प्यारे मोहन था। अब यहाँ पर जयप्रकाश तुरंत उस आदमी तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एक 5 स्टार नाम की जगह के बारे में पता चलता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जाकर उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है, क्योंकि बार का मालिक उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले पुलिस की यूनिफॉर्म पहने दो लोग प्यारे मोहन को अपने साथ पकड़कर यहाँ से ले गए थे। अभी सुनते ही जयप्रकाश समझ जाता है कि वो असली पुलिस वाले नहीं बल्कि वही दो क्रिमिनल थे जो अपने खिलाफ सबूत मिटा रहे थे। अब ये सब जानने के बाद इंस्पेक्टर को डर सताने लगता है कि कहीं वो प्यारे मोहन को भी खत्म न कर दे। अब इसके बाद वो अपने यहाँ पर सारी पावर लगाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जिसमें फाइनली उसे प्यारे मोहन के बारे में पता चल
जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक जेल में बंद है, जिसके बाद जयप्रकाश बिना वक्त गवाए उससे मिलने पहुंच जाता है और जेल में पहुंचकर वो प्यारे मोहन को उन दोनों की तस्वीर दिखाता है, जिसे वो पहचान लेता है। और फिर इसके बाद वो यहाँ पर जयप्रकाश को उनके बारे में बताता है और कहता है कि उनमें से जो रज्जू नाम का बंदा है वो उसका एक पुराना दोस्त है। दरअसल वो दोनों हरियाणा के सोनीपत के ही एक गाँव में रहने वाले थे, जिसमें उसके दोस्त रज्जू का सपना एक्टर बनने का था, इसलिए वो अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई आया था। लेकिन मुंबई आकर उसकी मुलाकात बाबू नाम के एक साथी चोर से हो गई थी, जिसके बाद धीरे धीरे बाबू की संगत में रज्जू भी चोरी और दूसरे जुर्मों में उसके साथ शामिल होने लगा था। अब इसी दौरान एक दिन रज्जू बाबू को बताता है कि मुंबई में उसका एक दोस्त भी रहता है जो उनकी मदद कर सकता है। और दोस्तों ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि प्यारे मोहन ही था। जिसके बाद ये दोनों प्यारे मोहन से मिलते हैं और 5 स्टार बार में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर बाबू हंसने लगता है। उसे लगता है कि प्यारे मोहन किसी 5 स्टार होटल में काम करता होगा, जबकि असल में वो 5 स्टार नाम के बार में गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करने का काम करता था। अब इसके बाद ये दोनों प्यारे मोहन से मिलते हैं, जिसके बाद उन्हें इससे पता चलता है कि यहाँ एक चूरनलाल नाम का आदमी उसके साथ बहुत ही छेड़खानी करता है और उसे बहुत ही परेशान करता है। अभी सुनकर रज्जू और बाबू चूरनलाल के घर जाकर उस पर बेरहमी से हमला करके उसको मार डालते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर उसकी रखी एक तलवार भी चुरा लेते हैं और ये वही तलवार है जिनसे इन्होंने साहिल और सुमन की हत्या की थी। अब ये सब देखकर प्यारे मोहन डर कर भाग जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो सिर्फ उसको दरा ढकमाकर समझा देंगे, जिससे वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसके दोस्तों ने तो चूरनलाल की जान ही ले ली थी। अब ये सोचकर वो समझ जाता है कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल बन चुके हैं। लेकिन अब इस मर्डर के बाद बाबू और रज्जू सोचते हैं कि प्यारे मोहन ने ये सब देख लिया है, इसलिए अगर उसने पुलिस को ये सब बता दिया तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। अब ये देखकर बाबू कहता है कि प्यारे मोहन को खत्म करना होगा। लेकिन यहाँ पर रज्जू उसकी बात से सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि प्यारे मोहन बहुत ही डरपोक है, इसलिए उसे मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस उसे इतना डराना है कि वो कभी भी पुलिस के सामने अपना मुंह खोल ही ना पाए। अब ये बात बाबू को सही लगती है, जिसके कुछ टाइम बाद वो प्यारे मोहन को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पे एंड हो जाती है। पर दोस्तों ये लास्ट सीन काफी कंफ्यूजिंग है और शायद ये कई लोगों को समझ भी नहीं आया होगा, बट चलो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पर प्यारे मोहन की कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। वो अभी भी जयप्रकाश को अपनी कहानी सुना रहा है। उसकी कहानी बस अभी उसकी किडनैपिंग तक ही पहुंची है, इसलिए अभी भी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। जैसे रज्जू और बाबू ने उसको किडनैप करने के बाद उसके साथ क्या किया और प्यारे मोहन उसके बाद उनके चुंगल से कैसे निकला और अभी साहिल सुमन के केस से जुड़ी कौन सी सच्चाई भी सामने आना बाकी है। इन सब सवालों का जवाब हमें इस कहानी के अगले सीजन में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।